आज हम बात करेंगे देश की जनसंख्या की। एक झटके में देश की जनसंख्या इतनी बहस तलब क्यों हो गई? यूट्यूब कमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक और नेताओं के बयान से लेकर न्यूज़ रूम्स तक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात क्यों हो रही है? और क्या एक कानून से दिक्कत दूर हो जाएगी या पूरी तस्वीर हमें मालूम नहीं है? क्या भारत की बढ़ती आबादी देश के लिए खतरे की घंटी है या चीन के मुकाबले भारत में यूथ की आबादी ज़्यादा होने का लाभ देश हित में लिया जा सकता है? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप खर्चा पानी देख रहे हैं। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. संयुक्त राष्ट्र यूएन की 11 जुलाई को जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि साल 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ देगी। इसके अलावा यूएन ने संभावना जताई है कि इस साल 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। इस साल यानी 2022 की बात करें तो चीन जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है। फिलहाल चीन की आबादी 142 करोड़ 60 लाख के आसपास है, जबकि भारत की आबादी चीन से मामूली अंतर के साथ 141 करोड़ 20 लाख के आसपास है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2030 तक विश्व की आबादी बढ़कर 8.5 अरब तक पहुंच सकती है। साल 2050 में इसके 9 अरब 70 करोड़ पर पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई देशों में प्रजनन दर यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसत कितने बच्चे पैदा करती है, ये दर काफी कम रही है। दुनिया भर की बात कर रहे हैं अभी। विश्व की 2/3 आबादी में प्रजनन दर औसतन 2.1 है। वहीं इस रिपोर्ट में दुनिया के 61 देशों में अगले 3 दशकों के दौरान जनसंख्या कम से कम 1% कम होने की भी उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी का असर जनसंख्या पर दिखाई दिया है। कुछ देशों में इस महामारी की वजह से कम समय के लिए लेकिन प्रेगनेंसी और बर्थ रेट में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यूएन की इस रिपोर्ट में जनसंख्या में कामकाजी उम्र के लोगों की हिस्सेदारी को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हर देश के कामकाजी उम्र की आबादी का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि मध्य और दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया जिसमें हम लोग आते हैं, के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में कुछ समय के लिए कामकाजी आयु वर्ग का अनुपात बढ़ता रहेगा। देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद और इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर में प्रोग्राम डायरेक्टर प्रणव सेन ने समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा है कि भारत में चीन की तुलना में कामकाजी उम्र के लोगों का अनुपात काफी ज्यादा है, इसलिए भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी यंग आबादी होने का फायदा मिलने की उम्मीद है, यानी काम करने वाली आबादी, काम योग्य आबादी। चलते हैं 5 जुलाई को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 7.80% हो गई थी, जबकि मई में ये जो दर थी वो 7.12% थी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि बढ़ते कामकाजी वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी संख्या में युवा कामगारों को अपने यहाँ काम देता है। ऐसे में भारत की युवा आबादी इस सेक्टर को बढ़ाने के साथ बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का जरिया बन सकती है। अब कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS 5 के 5वें चरण की रिपोर्ट से जो आई थी, उससे पता चलता है कि देश की आबादी की रफ्तार में कमी आई है। हमारा ही आंकड़ा है जो कहता है कि आबादी की रफ्तार में कमी आई है। भारत की कुल प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2 हो गई है। सरल भाषा में कहें तो देश की महिला अपने जीवन में 2 बच्चों को ही जन्म दे रही है। इससे पता चलता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का उपयोग भी लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है। लोग परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। NFHS के चौथे चरण के आंकड़े के अनुसार प्रजनन दर जो थी वो 2.2 थी और ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहां प्रजनन क्षमता 2.1 से अधिक है। इनमें बिहार है जहां पे 2.98 है, मेघालय है जो 2.91 है, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26 और मणिपुर 2.17। यहाँ पे 2.1 से ऊपर है, बाकी सब जगह उससे नीचे। अब NHFS 5 में जो सर्वे हुआ उसका काम देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों और तकरीबन 6.37 लाख परिवारों में किया गया था ये सर्वे। ये पूरा जो सर्वे फैला हुआ था। लेकिन ठीक इसी मौके पे हम थोड़ा राजनीतिक पक्ष को लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या को लेकर नेताओं के बयान आने लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जनसंख्या पर एक बात कही और उसकी बड़ी चर्चा है। सुनिए उनका बयान। जब हम
परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं आशा बहनें, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला जो त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण इस जागरूकता के कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यहां पर हम लोगों ने 5 जोड़ों को सगुन किट तो उपलब्ध करवाए, लेकिन सगुन किट में भी तय करा था कि उसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हर एक जाति, मत और मजहब से जुड़े हुए लोगों का इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, अक्सर जब बात होती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की, मैटरनल एनीमिया को एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की, उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका लिहाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। अब इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट को किसी धर्म या समुदाय से जोड़ना जायज नहीं, पूरे मुल्क की मुसीबत है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करके कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। लेकिन धर्म और समुदाय पर बयान दे रहे सभी लोगों को एनएचएफएस का ही हालिया डेटा देख लेना चाहिए। डेटा यह कहता है कि सभी समुदायों में फर्टिलिटी रेट में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। दिलचस्प ये है कि मुस्लिम समुदाय में फर्टिलिटी रेट जो है उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अब तक के 5 एनएचएफएस सर्वेक्षणों में मुस्लिम टीएफआर यानी जो कुल प्रजनन दर है में 46.5% गिरावट दर्ज की गई है, जबकि हिंदुओं में 41.2 और ईसाई और सिखों में लगभग 1/3 की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये बात भी है कि सर्वेक्षण के प्रत्येक चरण में तेज गिरावट के बावजूद ये दर मुसलमानों में तुलनात्मक रूप से थोड़ी अधिक है। मुसलमानों में 2.94 है और हिंदुओं में 1.96 टीएफआर जिसकी बात कर रहे हैं। अब जब भी भारत की बड़ी समस्याओं की बात होती है तब जनसंख्या को एक बड़ी चिंता माना जाता है। ये चौराहे की चर्चा हो गई है। चुनाव में हमारी टीमें भी सुनती हैं कि जब भी नौकरियों की बात होती है, नौकरियों की अनुपलब्धता की बात होती है, तो बात उठती है कि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबको कैसे नौकरी दी जाएगी। लेकिन देश का औसत आपको पता है कि कितना है? देश का औसत प्रजनन दर हमने बताया अभी आपको 2 है वो, यानी औसत तौर पर हर महिला 2 बच्चे को ही जन्म दे रही है। हर धर्म और हर समुदाय को मिलाकर ये औसत बना है, देश का ये औसत है। किसी खास धर्म का या किसी खास समुदाय का इसमें एक्सक्लूजन या इंक्लूजन नहीं है।
तो देश की जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा हम सोच या देख रहे हैं। देश की जनसंख्या पहले के मुकाबले अब धीमे बढ़ रही है लेकिन धीमे, और ये सब बिना किसी कानून और बिना किसी झंझट झगड़े के हुआ है। देश के निवासी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और जो जनसंख्या है वो क्या इतनी बड़ी मुसीबत है, इस बारे में हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पूर्व सीईओ दिलीप चिनॉय से बात की। सुनिए उनकी बात। यूएन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो आश्चर्य की बात यह है कि वैसे तो उन्होंने कहा था कि 2024 में इंडिया नंबर 1 पे रहेगा, लेकिन हम 2 साल पहले ही ये प्रोजेक्शन है कि हम चाइना को ओवरटेक करेंगे पॉपुलेशन में। तो इसमें काफ़ी फायदे भी हैं, और अगर ये जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है, जब लार्जर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है ओल्ड एज पॉपुलेशन से, उसको हम एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह सकते हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलने के कई प्रयास होते हैं हर गवर्नमेंट में। चीन ने कई साल पहले मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा दे करके, जो उनके पास यंग पॉपुलेशन थी, उनको मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर दिए थे, और इसमें वो मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बनी। हमें कंट्री के द्वारा सब मिलजुल करके ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, इसका हम कैसे फायदा उठाएं, इसके हम फायदा उठा करके भारत की जो डेवलपमेंट की जो रेट है, ग्रोथ रेट है, और भारत की जो विश्व में पोजीशन है, उसको कैसे बदल सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत सुनहरा अवसर है जिसमें इतनी यंग पॉपुलेशन है। वो यंग पॉपुलेशन को हम कैसे इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करने की उसको क्षमता देते हैं, उस पर हमें जोर देना चाहिए। देखिए, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, अगर आप देखें तो एक तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी पोजीशन में है। जो रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 3-4 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक है जो एजुकेशन पे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी भी लागू किया है, उसको हम अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक तरीके से ध्यान देना चाहिए। सारे स्टेट्स को और सेंटर को जुड़ करके एक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सबको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, और जो युवा आ रहे हैं वो शिक्षित हो और अपने काम करने के काबिल हो। दूसरा, अगर आप देखें तो फिलहाल इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्रिएट करने के क्या तरीके अपनाए गवर्नमेंट ने 3 या 4 पॉलिसी अपनाए। पहले जो है ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव का जो स्कीम है, जो 15 क्षेत्र में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो स्कीम है, ये बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट करेंगे। ये इंडिया के जो 15 से 16 सेक्टर है, इनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्किल के द्वारा कंपनीज बनाएगा, और उसमें इस साल और अगले 2-3 साल में काफी एम्प्लॉयमेंट के अवसर होंगे। तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर केवल सफिशिएंट नहीं है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर है। अगर आप देखें तो सारे जो एजुकेशन पॉलिसी में या स्किल पॉलिसी में एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की काफी जोरदार दे रखा है। स्टार्टअप इंडिया देखें तो दूसरे युग के लिए स्टैंड अप इंडिया है। अभी तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स DPIIT के नंबर्स आए कि 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, और उन्होंने 7 लाख से अधिक जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी है वो काफी फायदेमंद होगी। तीसरा, एक तरीके से जो पूरा जो स्किल डेवलपमेंट में जो एम्फेसिस दे रखा है, स्किल डेवलपमेंट को एजुकेशन के साथ जोड़ने में, स्कूल में और हायर एजुकेशन में। और देश की जनसंख्या के लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये कितना ज़रूरी है, इसको जनसंख्या को क्या कैटर करना चाहिए, किस दृष्टि से देखना चाहिए, ये भी आप एक्सपर्ट से सुनिए। 4 साल पहले जापान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें हम इंडिया में लोगों को ट्रेन करके जापान में भेजेंगे, वो जापान में काम करेंगे। तो अगर आप अलग अलग देशों में देखें, वहाँ पे काफी लोगों की कमी है, और वहाँ पे लोग नहीं है लेकिन जॉब्स है। तो पहले तो वो ऑटोमेट करने की कोशिश करते थे, लेकिन ऑटोमेशन की भी एक लिमिट होती है।
तो इंडिया में अगर हम ध्यान दें, अगर आप यूएस में भी देखें, यूरोप में भी देखें, यूरोप में जर्मनी देखें या रशिया में भी देखें या और प्रांतों में देखें, तो काफी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। तो भारत का एक सुनहरा अवसर है कि ना केवल वो एक एजुकेशन और स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, लेकिन एक ह्यूमन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने। कई साल पहले अगर आप देखें 1990s और 2000 में हमने ये आईटी सेक्टर में ये किया था। तो इंडियन लोग जो है काफी आईटी सेक्टर में काफी मशहूर हो गए, और अब किसी भी कंपनी में ग्लोबली देखें, कंपनी के सीईओज भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और काफी कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, गवर्नमेंट्स में भी रोल प्ले करते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है भारत के लिए कि वो ना केवल स्किल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, लेकिन ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर भी बन जाए। यानी देश की जो जनसंख्या अभी है वो एकदम पकी हुई है, नौकरी के लिए एकदम तैयार। देश की जनसंख्या को रोजगार चाहिए, अर्थव्यवस्था का पहिया और सुगम तरीके से घूमेगा जब रोजगार मिलेंगे लोगों को। जो कानून या बिल हैं, जो भी है वो सरकार का काम, जो बहस विवाद है वो नेताओं के जिम्मे। लेकिन देश का युवा जो है नौकरी की राह तक रहा है। सरकार और सरकारी तंत्र को इधर भी अपना कान देने में और मुस्तैदी दिखानी चाहिए। और जो जनसंख्या है उसके लिए उपाय लोग समझ रहे हैं। इतने समय से, लंबे समय से देश में प्रोग्राम चल रहे हैं। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसको नियंत्रण में लाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए, सरकार के लेवल पे भी और समाज के लेवल पे भी। लेकिन और भी मुद्दे हैं, उनको भी इसके साथ ही रखकर देखना चाहिए कि हमने कितने काबिल और कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराए। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमसे सवाल पूछते रहिएगा, सुझाव देते रहिएगा। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।